कमल, why am I so confused? क्या कन्फ्यूजन है? किन मामलों में कन्फ्यूजन? चलो, तो शुरुआत अच्छी हुई है। सबसे पहले तो तुम्हें ये समझ में आया कि जो मन कन्फ्यूज्ड होता है वो किसी एक मसले पर ही कन्फ्यूज्ड नहीं होता। अक्सर हम किसी से पूछें कि क्या कन्फ्यूजन है, तो तुरंत कोई मुद्दा बता देगा। वो कहेगा ये फैसला लेना है कि दाएं जाएं या बाएं जाएं, और जान नहीं पा रहे हैं कि दाएं कि बाएं। यही होता है ना। तो तुम्हारे साथ ये बात अच्छी है कि तुम समझ रहे हो कि जो मन कन्फ्यूज्ड होता है वो किसी एक मसले पर नहीं कन्फ्यूज्ड होता। कन्फ्यूजन उसका माहौल बन चुका होता है। जैसे कि धुआं भरा हो यहाँ पे, तो क्या किसी एक जगह पर ही सांस में धुआं जाएगा? इस कमरे में और बगल कमरे में यहाँ तमाम धुआं भरा हो, तो जहाँ जाओगे धुआं वहीं रहेगा ना। माहौल बन गया है धुआं। तो अच्छा है कि तुम समझते हो कि मन का माहौल ही कन्फ्यूजन का है ना। तो हम इस बात को दरकिनार कर सकते हैं कि कोई एक मुद्दा सामने आ गया था जिसने हमें कंफ्यूज कर दिया। बात मुद्दे की नहीं है, बात हमारी है। हम ऐसे हैं कि कंफ्यूज रहेंगे ही, चाहे मुद्दा कुछ भी हो। ठीक है ना? ठीक है। कंफ्यूजन का मतलब क्या होता है? क्या कंफ्यूजन कर्म के अभाव में उठ सकता है? अच्छा छोड़ो, मतलब समझो। कुछ करना हो तभी कंफ्यूजन सामने आता है ना। जिस बात से तुम्हें कोई मतलब नहीं, क्या वहां भी कंफ्यूज रहते हो? यूनाइटेड स्टेट्स की ईरान पॉलिसी क्या होनी चाहिए, इसको लेके कंफ्यूज्ड हो? रूस का अगला राष्ट्रपति कौन होना चाहिए, इसको लेके कंफ्यूज्ड हो? कोई मतलब? कंफ्यूजन कहाँ पर है? जहाँ तुम हो और तुम्हें जीना है, तुम्हें कोई निर्णय करना है, जहाँ कर्म शामिल है। समझ रहे हो ना बात को? अच्छा, विचार को भी ठहरा देना, किसी निष्कर्ष पर आ जाना, वो भी एक कर्म है। तो कर्म माने यही नहीं कि पाँव से चलना है या हाथों से करना है। विचारों के मध्य भी चुनाव करना एक कर्म ही होता है। तो जहाँ कर्म शामिल है, जहाँ तुम्हें कुछ करना है, यानी कि जहाँ तुम मौजूद हो, कंफ्यूजन वही हो सकता है सिर्फ। और क्या करूं, इसके लिए जरूरी क्या है? अच्छा, मेरे सामने ये रखा हुआ है कप, तो क्या मुझे इस बारे में कंफ्यूजन हो सकता है कि मैं क्या पीऊं? कंफ्यूजन हो इसके लिए क्या ज़रूरी है? ऑप्शंस। ठीक है ना? बहुत बढ़िया। तो बहुत सारी चीज़ें रखी होनी चाहिए। अब यहाँ 7 कप रखे हैं। 2 में शरबत है, 2 में दवाई है, 1 में छाछ है, 1 में चाय है, 1 में कॉफ़ी है, 1 में शराब है, 1 में जहर है, 1 में पानी है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या पीऊं। तो इससे क्या पता चलता है? जल्दी बोल, इससे क्या पता चलता है? अपनी मनोदशा में ही उलझा हुआ हूँ, खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। वो तो ठीक है, मैं नहीं पता है, डिसाइड नहीं कर, मुझे पता ही नहीं है कि मुझे चाहिए क्या। 2 तरीके से इसे देख सकते हो। ये इस पे निर्भर करता है कि तुम आदमी कैसे हो। अभी मैं तुम्हें ठीक से जानता नहीं, तो इसीलिए तुम्हें दोनों बातें बता देता हूँ। अगर तुम वो आदमी हो जो समझदारी पसंद है, तो तुम ऐसे समझो कि तुम्हें पता नहीं है ठीक ठीक कि तुम्हें क्या चाहिए।
और तुम्हें उसका इसलिए नहीं पता क्योंकि तुम्हें अपना नहीं पता है। और अगर तुम ऐसे आदमी हो दिल पे ज़्यादा चलता है तो मैं कहूँगा कि तुम्हें ये नहीं पता है कि तुम्हें प्यार किससे है। अगर मुझे पता हो कि मुझे तो जी कॉफ़ी, तो बाकी सब मुझे दिखाई भी देंगे क्या? जल्दी बोलो, दिखाई देंगे? दिखाई भी नहीं देंगे ना। याद है जब छोटे थे और टीचर कॉपियाँ चेक करके लाती थी एग्ज़ाम की, और वो सारी कॉपियाँ एक बंडल में रखी होती थी और तुम्हें निकालनी है, अपने अलावा किसी की दिखाई देती थी? और सारी एक जैसी हैं, सारी एक जैसी हैं कि नहीं है? और तुम खट 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 करके अपनी में पहुंच जाते थे और निकाल लेते थे। कन्फ्यूजन होता था कि किसकी देखूं, कि कोई बात नहीं चलो आज उसकी देख लेते हैं। ऐसा तो नहीं हुआ कभी? उसको दोनों तरीक़ों से कह सकते हो। ये भी कह सकते हो कि पता है कि अपनी देखनी है, और ये भी कह सकते हो कि यार जुड़े तो अपने आप से ही है ना, प्यार तो अपने आप से ही है सबसे पहले। तो जिस आदमी को पता लगना बंद हो जाता है उसकी ज़िंदगी में कन्फ्यूजन आ जाता है ना। पता लगना बंद क्यों हो जाता है? एक छोटा बच्चा है, वो जाता है एग्ज़ाम की कॉपियों के बंडल में से वो अपनी कॉपी निकाल लेता है, और तभी कोई आता है टीचर और उससे कहता है तुम बड़े स्वार्थी हो, तुम बड़े पापी हो, तुमने अपनी कॉपी निकाल ली, तुम्हें तो समाज सेवा करनी चाहिए, तुम्हें पड़ोसी की कॉपी निकालनी चाहिए, या कम से कम पहले तुम्हें सबकी कॉपियाँ बांट देनी चाहिए फिर अपनी देखनी चाहिए, या तुम्हें कम से कम जाके पहले किसी की अनुमति लेनी चाहिए फिर कॉपियों के बंडल को हाथ लगाना चाहिए। और अभी क्या हुआ था, ये सीधे उठा था, तीर की तरह गया था और अपनी कॉपी निकाल ली थी, कन्फ्यूजन जैसी कोई बात नहीं। और अब इसको 5 बातें पढ़ा दी गई हैं कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। अब अगली बार जब कॉपियाँ सामने आएंगी तो ये समझ में नहीं आया कि वो जो 5 काम थे उसमें से करूँ कौन सा। कन्फ्यूजन इसलिए रहता है क्योंकि तुम्हारी जो एक आवाज़ है उसके ऊपर 10 और आवाज़ें चढ़ के बैठ गई हैं। ये 10 आवाज़ें शोर है, ये बाहरी भी हैं और हिंसक भी हैं, ये आपस में भी लड़ती हैं। ऐसा ही नहीं है कि उन्होंने सिर्फ तुम्हारी आवाज़ को कुचल दिया है, ये आपस में भी लड़ती रहती हैं और ये तुम्हारे घर मन के भीतर उठ के बैठ गई हैं और तुम्हें समझ में ही नहीं आता करूं क्या, किसकी सुनूं। अपनी आवाज़ बुलंद हो तो ये सारी आवाज़ें भाग जाती हैं, अपनी आवाज़ अगर बुलंद हो तो बाहरी आवाज़ें सब भाग जाती हैं। ये सवाल ही नहीं रह जाता किसकी सुने, अपने अलावा किसी की आवाज़ है ही नहीं तो सुने किसकी। कैसे पता चले कि बाहरी आवाज़ें आके बैठ गई हैं? बहुत सरल है, देखो कि दिन रात मन में विचार किसका चल रहा है। तुम्हारा मन ही तुम्हारी प्रयोगशाला है। देख लो कि किसका विचार चल रहा है लगातार। जिसका विचार तुम्हारे मन में घूम रहा है उसी ने तुम पर कब्जा कर रखा है। अब वो विचार, ध्यान रखना, ये भी हो सकता है कि तुम्हें किसी की मदद करनी है। तुम कहोगे अरे मैं उसकी मदद करने जा रहा हूं, वो मुझ पे हावी कैसे हो सकता है, वो तो बेचारा है। हो गई ना चूक। तुम माया के पैंतरों को समझते नहीं हो। माया कोई ताकतवर हाथी ही बन के नहीं आती कि तुम्हें कुचल देगी। अगर ताकतवर हाथी हो तो तुम उससे डरोगे और डर तुम्हारे मन पे हावी हो जाएगा। हम सोचते हैं माया कोई ऐसी चीज़ है जो हमसे लड़ने आ रही है, हमारी दुश्मन है, तो शेर जैसी होनी चाहिए, हाथी जैसी होनी चाहिए। माया एक बेचारा कबूतर भी हो सकती है, एक नन्हा खरगोश भी हो सकती है। हाथी से तुम बचना चाहते थे और खरगोश को तुम बचाना चाहते थे, लेकिन दोनों ही स्थितियों में हाथी हो चाहे कबूतर,
ख्याल तो तुम्हारे मन में घूमने लग गया ना, बस हो गया काम तुम्हारा। इसी को तो कहते हैं हावी होना। तुम सोच रहे हो, तुम मदद कर रहे हो, तुम मदद नहीं कर रहे हो, तुम शिकार हो रहे हो। कोई आकर के जबरदस्ती तुम्हारे चित्त पे कब्जा करे तो तुम प्रतिरोध करोगे, पर कोई किसी असहाय बच्चे की शक्ल लेके आए तो तुम कैसे प्रतिरोध करोगे? तुम कहोगे अरे ये तो असहाय है, अबला है, मुझे तो इसकी मदद करनी है, मुझे इससे बचना थोड़ी है, ये मुझ पे आक्रमण थोड़ी कर रहा है। तुम समझ भी नहीं पा रहे हो, आक्रमण ही हो रहा है तुम्हारे ऊपर। पर आक्रमण कई शक्लों में होते हैं। अर्जुन ने तीर शिखंडी के पीछे छुप के चलाए थे। किसके पीछे छुप करके माया तीर चला रही है तुम जान ही नहीं पाते ना। वो कबूतर भी हो सकता है, खरगोश भी हो सकता है, एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा भी हो सकता है। फंस गए। और अधिकांश स्थितियों में वो कुछ ऐसा ही होता है जो तुम्हें प्यारा लगेगा, अन्यथा तुम उसे अपने मन में घूमने क्यों देते? तुमने कब का उसे निष्कासित कर दिया होता। तुमने उसे अपने मन में जगह दी ही इसीलिए है क्योंकि तुम्हें लगता है उचित है जगह देना, तुम्हें लगता है कर्तव्य है तुम्हारा, धार्मिकता है जगह देना। माया किस रूप में तुम्हारे मन में घुसी है ये जानने का मैं दोहरा रहा हूं यही तरीका है कि देख लो कि दिन रात किसके बारे में सोच रहे हो। तुम समाज सेवा के बारे में सोच रहे हो तो माया समाज सेवा बन के आ गई है। तुम धर्म के बारे में सोच रहे हो तो माया धर्म बन के आ गई है। इसीलिए लाओ त्ज़ु तुमसे कहता है ना कि जब प्रेम नहीं होता तो प्रेम के बारे में सोचते हो, जब धर्म नहीं होता तो धर्म के बारे में सोचते हो। जिस धर्म के बारे में सोचा जाए वो धर्म धर्म नहीं है, माया है। जिस प्रेम के विषय में सोचना पड़े और जो मन में उमड़ता खुमड़ता रहे वो प्रेम नहीं है, वो माया है। कोई चेहरा तुम्हारी आंखों के सामने नाच रहा है तो प्रसन्न मत हो जाना कि तुम्हें प्यार हो गया है, तुम्हें प्यार नहीं हो गया है। प्यार तो ऐसा सूक्ष्म होता है कि तुम्हें पता भी नहीं चलता। वास्तविक प्रेम तुम्हें कहाँ पता चलेगा, वो तो नेपथ्य में घटता है, जान भी नहीं पाओगे। जिसका चेहरा तुम्हारी आंखों के सामने घूम रहा हो वो तो माया है। देखो कि किसका चेहरा तुम्हारी आंखों के सामने घूमता रहता है। देखो कि आज दिन भर किसका विचार किया, वही उत्तरदायी है तुम्हारे कंफ्यूजन के लिए। उसी ने सारा खेल बिगाड़ रखा है। अब इसमें जो तुम्हारी अड़चन होगी वो मैं जानता हूँ। ये सारे लोग जो तुम्हारे कंफ्यूजन के लिए जिम्मेदार हैं ये वही हैं जिन्हें तुम अपना प्रिय, बंधु, सखा, परिवारजन, मित्र, यार बोलते हो, क्योंकि तुम्हारे मन की सारी सामग्री की आपूर्ति तो उन्होंने ही की है। इन्होंने ही तुम्हें कहा है दाएं जाओ कि बाएं जाओ, ऊपर जाओ कि नीचे जाओ कि ठहर जाओ। इन्होंने ही कहा है ना। तमाम आवाजें हैं, पूरी भीड़ का शोर है, इन्हीं का शोर है, तुम्हारी आवाज कहीं है नहीं। मुक्ति दुश्मनों से नहीं चाहिए होती है। दुश्मन की तो परिभाषा ही यही है कि कुछ दूर होगा। जो तुम्हारे सर पे चढ़ के बैठा हो वो तो दोस्त होता है, दोस्त को ही तो बैठाते हो सर पे। दुश्मन से मुक्ति मिलनी आसान है अपेक्षाया, दोस्तों से मिलनी मुश्किल है। दोस्तों से मुक्त हो जाओ, दुविधा से भी मुक्त हो जाओगे। सारा कंफ्यूजन खत्म, सारा द्वंद्व खत्म। देखो कि कौन से दोस्त हैं तुम्हारे, देखो कि कौन प्रिय है तुम्हें। जो तुम्हें प्रिय है वही नर्क है तुम्हारा। यूं ही नहीं, शास्त्रों ने कहा है कि जो तुम्हें प्रिय है वही तुम्हें रुलाएगा। प्रिया ने ही बनाया था ना इस पर पोस्टर। क्या था श्लोक? प्रियम त्वाम रोदसी। जो तुम्हें प्रिय है वही रुलाएगा तुम्हें।
अर्थ समझो इस बात का। जो प्रिय है वही तो तुम्हारे मन पे कब्जा करेगा, जो प्रिय है वही तो तुम्हारे मन को दूषित करेगा। अब बात जरा उदास करेगी, करती है ना उदास, पर तुम्हें इस उदासी का सामना करना पड़ेगा। और नहीं कर रहे हो इस उदासी का सामना तो अपने नर्क को और गहरा कर रहे हो। उदासी का सामना करो, झेल लो जरा कष्ट और चले जाओ इस कष्ट के पार। मुश्किल लग रहा है।